हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में या जनरली बुक्स में इस चैप्टर का दूसरा नाम भी है, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोथ आर सेम। तो चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स क्या कहा था कि एक कोई कंडक्टर है जिसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। करंट के डायरेक्शन में थंब रखते हैं और उंगलियां जिधर मुड़ रही होती हैं, नेचुरली कर्ल हो रही होती हैं, वो डायरेक्शन होता है आपके मैग्नेटिक फील्ड का। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रही है, यू ऑल कैन सी कि राइट हैंड का थंब लगाया और उंगलियां जिधर जा रही हो अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, क्योंकि इधर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो हमने एक रैंडम कंडक्टर की वजह से, कोई टेढ़ा मेढ़ा सा कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें मान लो एक छोटा सा टुकड़ा था डीएल, जिसकी वजह से हमने आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जाननी चाहिए थी। तो इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट था, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी इनफाइनाइटली स्मॉल आई थी, और मैग्नेटिक फील्ड जो आई थी वो आई थी dB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसका वेक्टर फॉर्म क्या आया था, dB क्रॉस dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई और डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। और μ0 अपॉन 4 पाई आपका आया था 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें फिलहाल। अब आज आप लोग हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हेडिंग होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट वायर है, भाई वायर को ही कंडक्टर कह रहे हैं यहाँ पे, एक स्ट्रेट वायर है और उसकी वजह से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देयर इज अ स्ट्रेट वायर इन विच आई अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब लोअर से हायर लेवल पे जा रहा है, या कहें कि नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। और हमसे कहा गया कि इससे परपेंडिकुलरली स्ट्रेट दूरी, मान लो ये आपकी आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पे हमें क्या पता करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है कि इस पूरे एल लेंथ के कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और इधर फोकस करिए, ठीक है। तो आई है, ठीक। सबसे पहली बात, हम तो यहाँ पे एक चीज मान लो यहाँ तक है केवल, हम लोग सबसे पहली चीज जो करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज करेंगे, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर लें ताकि डायग्राम हमारा बहुत क्लियर बने, डाउट ना हो। तो सबसे पहले तो हम राइट हैंड रूल से राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। थंब को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां जिधर नेचुरली कर्ल हो रही हो तो अंदर की तरफ उंगलियां जा रही हैं, दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, क्रॉस में मिलेगी। मतलब ये कोई पी पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जाननी थी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला काम, हमें इस पॉइंट को कंडक्टर के लोअर एंड से जोड़ना है, कंडक्टर के लोअर एंड से जोड़ना है इस पॉइंट को क्या करना है, कंडक्टर के लोअर एंड से जोड़ना है। तो इसको हमने क्या मान लिया, φ1 मान लिया, और इसको अपर एंड से जोड़ना है दूसरे पॉइंट को, तो इसको हमने क्या मान लिया, φ2 मान लिया। थोड़ा सा डायग्राम हमने शिफ्ट किया है, पी पॉइंट यहाँ है, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ठीक। हमने क्या किया, हमें एक इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेते हैं पहले, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी। तो मान लो ये एक छोटा सा टुकड़ा है, थोड़ा सा जूम करके लिख रहे हैं डीएल। तो ये पॉइंट आपका ई है और ये पॉइंट आपका एफ है, और इस डीएल टुकड़े को जब सेंटर से मिलाएंगे, डीएल क्या है, एक इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़ा है। तो आप खुद सोचिए, एक इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़े की वजह से जब सेंटर पे एंगल बनेगा तो एंगल भी तो आपका इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। तो उस इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल को क्या बोल देंगे हम लोग, डी फाई। क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको बोल देंगे डी फाई। और ये जो कंपोनेंट बना रहा है उसे क्या बोलेंगे, फाई, और इस लेंथ को बोल देंगे एक्स। तो इस डीएल कंपोनेंट की वजह से, जो कि x डिस्टेंस पे है, हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी क्या पढ़ रखी है, dB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई
IDL साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वहां पे अगर आप लोग पीछे जाके देखें डायग्राम में, तो इसी x को हमने r मान रखा था, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में वही चीज़ होगी जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो वो रखना है यहाँ पे। अब हमें सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें पहुँचना कहाँ है। पहुँचना मतलब हमारा टारगेट है कि नोन वैल्यूज़ की तरफ हम बढ़ें। तो हम DL साइन थीटा को चेंज करने की कोशिश करेंगे, किसके टर्म में, फाई के टर्म में। हमारा ओवरऑल टारगेट यही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको G, तो ये एंगल हमारा क्या है, ये एंगल हमारा थीटा है। अब अगर इसको हम जूम करें, क्या करें, अगर इसको हम जूम करें तो जूम, कौन सा ट्रायंगल है, EGF। चलो ये क्या है आपका, थोड़ा सा तिरछा बनाना पड़ेगा, ये आपका E है और ये आपका G है और ये है आपका F और ये एंगल है आपका थीटा। अब अगर यहाँ पे हम साइन थीटा निकालना चाहें तो निकल सकता है। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन थीटा यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे ज़रा बताइए। लेना है आपको ट्रायंगल EGF। इन ट्रायंगल EGF साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब EG अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब EF। तो आपको यहाँ से फाइनली EG बराबर क्या मिल जाएगा, EF साइन थीटा। देख लीजिए, इस बात से सब लोग इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। देखिए EG बराबर क्या होगा, EF साइन थीटा। देखिए EG मल्टीप्लाई होगा जाके, EG यहाँ रहेगा और EF जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो EG की वैल्यू यहाँ क्या मिल रही है, EF साइन थीटा मिल रही है। और EF की वैल्यू क्या है, देखिए EF क्या है, एक DL है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि EG की एक वैल्यू मिल गई हमें, DL साइन थीटा मिल गई। ठीक, इसे नोट कर लें। अब देखिए हमारे पास ये तो वो वाला कंपोनेंट था ना, DL साइन थीटा वाला। ठीक, अब हमारे पास एक, अगर देखिए इतना 90 निकल गया तो ये कितना बचा होगा, ये भी 90 होगा। अगर ये हिस्सा 90 निकल गया तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, जैसे मान लो ये है स्ट्रेट वायर, ये हिस्सा 90 निकल गया तो ये कितना होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि एक पूरा एंगल कितना बनेगा एक स्ट्रेट लाइन में, 180 डिग्री। तो अब हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल EGP। क्या, ट्रायंगल EGP। अब इसको ज़रा हम जूम करके बनाएंगे। जूम करेंगे, जब जूम करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका क्या है, D फाई है, ये आपका है E है और ये है आपका G है और ये 90 डिग्री है और ये आपका P पॉइंट है। ठीक है, इसे ज़रा एक मिनट नोट करें आप लोग। कैमरा एंगल देख लेता हूँ। ओके, ये है। अब यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो ना परपेंडिकुलर क्या है, और ये क्या है, बेस है और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज डिसाइड करने में। ठीक, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या है, ये एंगल लेना होता है ना, साइन D फाई निकालो ज़रा। साइन D फाई आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, EG अपॉन EP। क्या है, EG अपॉन EP। तो यहाँ से EG की वैल्यू कितनी आ जाएगी ज़रा बताइए, EP साइन D फाई। साइन D फाई क्या है आपका, एंगल है। अब भैया EP ज़रा देख लो क्या है, x है। देखिए EP की वैल्यू कितनी है, x है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि EG बराबर x साइन D फाई। ठीक, सिंस D फाई इज वेरी स्मॉल, सिंस D फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत छोटा हो तो उसका साइन लो या केवल एंगल लो, रेडियन में सेम होता है। तो साइन D फाई कितना बन जाएगा आपका, लगभग, जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन लगा के वैल्यू निकालो या अकेले वैल्यू रख दो रेडियन में, तो फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल बहुत छोटा है तो साइन D फाई को आप क्या लिख सकते हो, केवल D फाई ही लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका देयरफॉर आपका EG क्या मॉडिफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x D फाई में मॉडिफाई हो जाएगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई।
अब एक Eg की वैल्यू ऊपर रखी है और एक Eg की वैल्यू नीचे रखी है। ये मान लो सेकंड इक्वेशन है और ये मान लो आपकी थर्ड इक्वेशन है। ठीक, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन आपको मिल गई। अब इक्वेटिंग, यहां पे आप लिखोगे इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो Eg बराबर दोनों है ना, तो x डी फाई बराबर dl साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। देखिए dl साइन थीटा बराबर x होगा कि नहीं, क्योंकि Eg दोनों सेम है, तो dl साइन थीटा बराबर क्या मिल गया हमको, x डी फाई। देखो Eg ये तो ये बराबर होगा ना, एक तरफ बराबर है तो दोनों तरफ बराबर होगा। तो यहां से क्या समझ में आया कंपेयर करने पे कि dl साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई जिसको हम ढूंढ रहे थे, और क्या मिल गया, ये x टाइम्स डी फाई मिल गया। ठीक, अब यहां पे लिखेंगे पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, कहां रखेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लें। तो हमें क्या मिल गया, dl साइन थीटा का सब्स्टिट्यूट मिल गया x टाइम्स ऑफ डी फाई। तो यहां जब रखेंगे तो हमें db कितने मिल जाएगी भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा बस आई बाई एक्स स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई बाई एक्स स्क्वायर, आई बाई एक्स स्क्वायर। अब रखना क्या है, dl साइन थीटा की जगह x टाइम्स डी फाई रखना है, x टाइम्स डी फाई रखना है। क्लियर। अब आप लोग ये समझो, थोड़ा सा इसको एक्स स्क्वायर को अच्छे से लिख दें ताकि क्लियर रहे। अब आप लोग देखो, एक x यहाँ एक x को काट देगा, तो आपको जो dB की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स इंटू डी फाई। अब हम इसको और रिलायबल फॉर्म में लाएंगे, x को हटा के r के टर्म में लाएंगे, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी रहेगी कि वो कंडक्टर से परपेंडिकुलरली 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये तो हमें दिया रहेगा, तो हम क्यों ना इसको x को r के टर्म में कर लें। तो ज़रा x और r में रिलेशन निकालें। तो यहाँ पे क्या है, यूजिंग ट्राइंगल कौन सा, ये 90 डिग्री है, ये मान लो n है, ENP ट्राइंगल कौन सा, ENP जब इस्तेमाल करेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कॉस फाई निकालो जरा जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आता हो। कॉस फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब r अपॉन x। कॉस फाई कितना आएगा आपका, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये पता है कि नहीं आप लोगों को, पक्का। कॉस फाई कितना आएगा ENP ट्राइंगल में, बेस अपॉन हाइपोट। अब कहो साइन फाई क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि साइन फाई के लिए परपेंडिकुलर कहाँ से ढूंढते फिरेंगे हम। कॉस फाई इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है। तो यहाँ से देखो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। x की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए, r अपॉन कॉस फाई लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे पुटिंग x इन फोर्थ इक्वेशन। जब फोर्थ इक्वेशन में रखोगे तो dB आपको क्या मिल जाएगा बॉस, ये मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और x की जगह क्या रखना है, r बाई कॉस फाई रखना है। x की जगह r बाई कॉस फाई रख दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज रखा है, डी फाई लिख दिया ऐसे ही। तो आपको यहाँ से dB मिलेगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉस फाई डी फाई। तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड फाइनली मिली वो क्या मिली, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉस फाई डी फाई। अब छोटा सा टुकड़े की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, अभी खैर वाला केस नहीं कर रहे, छोटे से टुकड़े की वजह से अगर छोटा सा टुकड़ा अगर dl है तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, l मिलेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो छोटे से टुकड़े dl की वजह से आई है। हमें अगर पूरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करें, पूरे को इंटीग्रेट कर दें। तो इसको क्या करेंगे, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में सेम काम दोनों तरफ कर सकते हो, ये नहीं कि केवल एक तरफ किया दूसरी तरफ नहीं किया। अब इसको कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, सोचो जरा, यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना पूरा मैग्नेटिक। अभी तो केवल इतने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है, इसमें इतना बवाल हुआ। अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, अभी तो ये केवल इतने एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर तक जाना है, तो नीचे जाने के लिए क्या है, φ1 से लेके कहाँ तक जाएं, φ2 तक। देखो φ1 से जाओगे तो φ2 तक जाओगे, देखो पूरा सब कवर अप हो जाए। देखो φ1 से कहाँ तक जा रहे हो, φ2 तक जा रहे हो।
देखो ना, अगर हम लिख दें कि φ1 एंगल से φ2 तक जाना, तो φ1 एंगल तो खुद ही बता रहा है कहाँ पे है लेंथ, और φ2 बता रहा है कहाँ पे एंड पॉइंट है। φ1 बता रहा है स्टार्टिंग कहाँ है, φ2 बता रहा है एंडिंग कहाँ है। बस यहाँ शर्त ये है कि φ1 को नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि φ इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये फिजिक्स का बेसिक नियम है। देखो सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ये केवल इंटीग्रेट होगा। जब आगे चलोगे इंटीग्रेट करने, तो dB तो आपको मिल गया भाई। dB का इंटीग्रल क्या आएगा? b आएगा, क्योंकि dx का x आता है, dz का z आता है, dp का p आता है, तो dB का कितना आएगा? b। तो dB का तो b मिल गया। अब इक्वल टू इनका देखते हैं क्या होगा, μ0/4 I बाई r, क्या मिलेगा? I बाई r, और इंटीग्रेशन ऑफ -φ1 से φ2 तक, और क्या आएगा? cos φ डी फाई। इतना आप लोग नोट करें ज़रा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमें करना क्या है, cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin फाई। क्या होता है? sin फाई। तो μ0/4 और I बाई r तो एज इट इज है, और cos फाई का इंटीग्रल क्या आया है? sin फाई आया हुआ है। और यहाँ पे ये वाली अपर लिमिट है, तो φ2 ऊपर रख देंगे और -φ1 नीचे रख देंगे। तो तरीका ये है कि पहले अपर लिमिट रखते हैं पूरे फंक्शन में, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं। तो चलिए रख के देखते हैं। तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, तो लिमिट्स रखने का तरीका क्या है? पहले अपर लिमिट रखते हैं पूरे फंक्शन में, और माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट रखते हैं पूरे फंक्शन में। तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा? साइन ऑफ φ2, तो μ0/4 I/r, यहां क्या मिलेगा? साइन ऑफ φ2, साइन ऑफ φ2, और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ -φ1, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी माइनस में है। तरीका समझिए, पहले अपर लिमिट रखते हैं पूरे फंक्शन में, तो φ2 जहां जहां पे फाई होगा या जिस चीज का भी फंक्शन होगा वहां φ2 रखते चले जाएंगे। तो एक ही था, एक ही जगह पे था, तो रख दिया φ2। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं, तो माइनस लगा दिया, पहले तो φ2 रख दिया और फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट रखा, तो लोअर लिमिट खुद नेगेटिव है। याद रखिएगा साइन ऑफ -θ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि सिंस साइन ऑफ -θ, ये माइनस बाहर आ जाता है, और कॉस ऑफ -θ अगर दिया है तो ये हजम कर जाता है इसको। नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस में, और साइन में नेगेटिव साइन निकल के बाहर आ जाता है। ये नेगेटिव साइन जब बाहर आएगा तो अंदर क्या बनेगा? साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा μ0/4 I/r, क्या मिलेगा? साइन φ2 प्लस φ1 लिख लो, या साइन φ1 प्लस φ2 लिख लो, क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? एक बात समझिए, जैसे मैंने बताया ना कि ये कंडक्टर है, मान लो इसमें I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे हमको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी थी। अगर मान लो कंडक्टर इतना बड़ा है, तो चलो ये एंगल बन गया, और यहाँ पे ये एंगल बन गया, तो ये आपका φ1 है और ये आपका φ2 है। मान लो कंडक्टर और लेंदी हो गया, कंडक्टर और बड़ा हो गया, तो देखिए आपका एंगल और बड़ा हो जाएगा। देखिए आपका बड़ा हो गया, और नीचे भी मान लो लेंदी हो गया, तो एंगल और बड़ा हो गया। मान लो खूब नीचे तक गया हुआ ये, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? जहाँ पे वो टच हो जाए। लेकिन अगर फॉर, पहला केस है इफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, इफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लॉन्ग, कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो आपका φ1 बराबर φ2 हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसको जब एंड मिलेगा ही नहीं तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। आप देखिए ना, यहां पे होता तो ये एंगल बनता, अगर यहां तक कंडक्टर होता तो ये एंगल बनता, यहां तक होता तो ये एंगल बनता, यहां तक होता तो ये एंगल बनता, ठीक है। और अगर यहां तक होता तो और एंगल बढ़ जाता। लेकिन जब कंडक्टर इनफाइनाइट पहुंच जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये दोनों पॉइंट एंगल क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। तो दोनों जब 90 हो जाएंगे तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होगा? साइन 91, और यहाँ पे साइन 91, 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से μ0/4 I/r इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे 2, क्योंकि साइन φ1 की जगह 90 और φ2 की जगह 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90 मतलब 1 + 1 मतलब 2। तो यहाँ पे देखो 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, इस 4 को, तो ये आएगा फाइनली आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी μ0/4
फाइनली आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी μ0/2 I/r। ये बात आप लोगों को समझ में आई? आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।